26 जुलाई। दोस्तों जब मैं बात करता हूँ 26 जुलाई की, तो एक जो चीज़ याद आती है, वो है कारगिल विजय दिवस। एक ऐसा दिन जो कि हमारे देश के जवानों के लिए उनकी जो बहादुरी थी, उसको एक तरह से ट्रिब्यूट पे करने के लिए इस दिन को ऑब्ज़र्व किया जाता है। मैं थोड़ा-सा आपको इसकी हिस्ट्री में लेके चलूँ, तो आप जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में युद्ध देखने को मिला, जिसके माध्यम से नई कंट्री बांग्लादेश इमर्ज होती हुई देखने को मिली। अब इसके कुछ सालों बाद यानी कि लगभग 1998 में इंडिया ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था। उस समय यहाँ पर पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया। अब इसके बाद दोनों देशों ने ये सोचा कि आपस में अगर हमें पीस एंड स्टेबिलिटी इंश्योर करनी है, प्लस एट द सेम टाइम अगर हमें कश्मीर का मसला मिल-जुल कर सॉल्व करना है, बायलैटरली हमें इसका इश्यूज़ निकाल जो है उनको सॉल्व करना है, उसके लिए यहाँ पे 1999 के अंदर लाहौर डिक्लेरेशन साइन होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब भारत ने तो हमेशा इसकी बातों को माना एंड हम चाहते भी थे कि एक तरह से शांति आए इस पूरे रीजन के अंदर, पर ये सेम चीज़ कभी पाकिस्तान ने नहीं मानी। एंड आप नोटिस करते हो कि पाकिस्तान के कुछ जो आपके उनकी आर्मी के कुछ लोग एट द सेम टाइम उनके कुछ जो मिलिटेंट्स थे, उन्होंने एलओसी को क्रॉस कर दिया एंड भारत में इन्फिल्ट्रेट करते हुए कुछ स्ट्रेटेजिक पोज़ीशंस को अपने घेरे में ले लिया। अब इस चीज़ को जब इंडिया ने नोटिस किया ना, तो हमने फिर लॉन्च किया ऑपरेशन विजय। इसी ऑपरेशन विजय के अंतर्गत हमने पूरी कोशिश करी कि वापस से उस चीज़ को हम कैप्चर कैसे कर पाएँ। हालाँकि अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग ये था क्योंकि जो पूरा का पूरा जो बैटल हुआ, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट माउंटेन टेरेन के अंदर हुआ। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंदर भारत के लगभग 490 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, पर उनकी शहादत को कोई नहीं भुला सकता क्योंकि ये इतना वीरता का काम था कि आज भी हम उसको बहुत ही गर्व से यहाँ पे बताते हैं। इवन आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी लद्दाख के अंदर जो द्रास है उसको विज़िट करेंगे क्योंकि इस कारगिल विजय दिवस के जो कि 26 जुलाई 1999 को हमने यहाँ पे विजय प्राप्त की थी, उसके 25 साल यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो डेफ़िनेटली देखो ऐसे जो हमारे बहादुर जवानों के अ, जो कारनामे हैं, वही हमें बहुत ही ज़्यादा गर्व देते हैं। दोस्तों बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो बेसिकली बात ये कर रहा है कि स्टेट्स के पास अनलिमिटेड राइट है टू टैक्स मिनरल रिच लैंड्स। क्या अर्थ है इस चीज़ का? देखिए एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आप जानते होंगे कि हमारे पास शेड्यूल 7 के अंतर्गत लिस्ट देखने को मिल जाती है। एक होती है आपकी यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे ना एंट्री नंबर 49 स्टेट लिस्ट की, तो वहाँ पर यही बात करी गई है कि जो भी आपकी मिनरल बेयरिंग लैंड्स है ना, वो आपके एंट्री 49 की जो लैंड की डिस्क्रिप्शन है, उसके अंतर्गत आनी चाहिए। पर यहाँ पर जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका ये मानना था कि आप नोटिस करोगे ना कि जो एंट्री 50 है उसके अंदर मेंशन किया गया है कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। पर चीफ जस्टिस ने बोल दिया नहीं, एंट्री 50 और 49 दो अलग-अलग चीज़ें हैं। प्लस एट द सेम टाइम अगर हम बात करें यहाँ पर यूनियन लिस्ट की, जैसे यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 54 होती है, तो वहाँ पर भी जो बात करी गई है ना, वो एक जनरल एंट्री की तरह करी गई है। उसके अंदर मतलब जो टैक्स करना है मिनरल राइट्स को, वो प्योरली आपका स्टेट का राइट आ जाता है। तो कहने का मीनिंग बहुत ही सिंपल सा इतना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि स्टेट्स के पास अनलिमिटेड राइट है टू टैक्स मिनरल रिच लैंड्स। वरना सेंट्रल गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही थी, वो कहीं न कहीं कोशिश यहाँ पे गलत है, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि देखो स्टेट्स को बहुत सारे काम करने होते हैं जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन कैपेसिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनके लिए जो पैसा आएगा उसके लिए वो पैसा कहाँ से आएगा? वन ऑफ द वेज़ इज़ दिस। इससे पैसा आएगा तो वहाँ पे वो यूज़ कर पाएँगे। अदरवाइज़ हमने अगर ये कर दिया कि आप बोलोगे स्टेट्स के पास ये पावर ही नहीं है, तो स्टेट्स के पास पैसा ही नहीं बचेगा, तो कहाँ से वो काम करेंगे? प्लस इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये एक रॉयल्टी है, ये एक टैक्स नहीं है, ठीक है ना? तो जो भी मतलब स्टेट्स को माइनिंग लीज़ होल्डर की तरह जो पैसा पे किया जा रहा है, इट इज़ अ रॉयल्टी एंड नॉट अ टैक्स। दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 9 जज बेंच थी, तो 8:1 का ये वर्डिक्ट हमें सामने देखने को मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, तो ये डेफिनिटली आपको इसके बारे में पता होना चाहिए।
दोस्तों डेट है आज की 26 जुलाई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखो हालाँकि न्यूज़पेपर के अंदर अभी भी बजट की खूब चर्चा है, बट कुछ एक पॉइंटर्स हम ज़रूर डिस्कस करते हैं बजट के, बहुत ज़्यादा तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। एक्चुअल में क्या है ना, इंडस्ट्रियल पार्क की डिस्कशन बार-बार न्यूज़पेपर में आ रही है, तो थोड़ा इसको एक बार हम डिटेल में समझ लेते हैं। एक्चुअल में अगर मैं बात करता हूँ एक इंडस्ट्रियल पार्क की, तो इंडस्ट्रियल पार्क एक ऐसा एरिया होता है किसी सिटी का या मल्टीपल सिटीज़ का, जिसको केवल और केवल आप इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ही इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर ऐसा मत समझना कि कोई बंदा रेज़िडेंशियल हो गया या कुछ और कमर्शियल काम हो रहे हैं, नहीं। ये केवल और केवल आपके इंडस्ट्रियल यूज़ के पर्पज़ से ही यहाँ पे कुछ पार्क्स, कुछ एरियाज़, कुछ लोकेशंस बनाई जाती हैं। ये होने को एक सिटी में भी हो सकती हैं, मल्टीपल सिटीज़ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर 2024 के बजट ने ऐसा बोला है कि हम 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप करेंगे अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैंने आपको बता ही दिया इंडस्ट्रियल पार्क होता क्या है, आप इसका एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, जैसे आपका ढुलेरा स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन हो गया, अदानी मुंद्रा आपका स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन हो जाता है। तो यहाँ पर ना बहुत सारी फैसिलिटीज़ को साथ में क्लब कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी होंगी, आपकी प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ होंगी, सारा प्रोडक्शन आपका एक ही जगह के ऊपर हो जाएगा। तो एक तरह से एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बचती है, प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पर हो सकता है कि आपके स्टील मैन्युफैक्चरर्स भी हों, फूड एंड बेवरेज प्रोसेसर्स भी हों, आपके एयरपोर्ट्स वगैरह भी हो सकता है पास में ही हों, ठीक है ना? तो आप नोटिस करोगे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इंडस्ट्रियल पार्क को आप जो आपका पोर्ट्स वगैरह है, उससे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक में आपको बना दिया जाए, ताकि आसानी से मूवमेंट हो पाए। तो यानी कि ना इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छी खासी यहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी साथ-साथ क्रिएट होती हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर्ड यूज़ हमारे यहाँ देखने को मिल जाता है। जैसे मैं बता भी रहा था कि मल्टीपल चीज़ें आपको एक जगह पे देखने को मिल जाएँगी, तो उनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर्ड यूज़ यहाँ पे हो पाएगा। तो कॉस्ट बचेगी डेफ़िनेटली इसके बेसिस के ऊपर, आपके लोकलाइज़्ड एनवायरनमेंट कंट्रोल्स हो गया, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया एंड लोकल इकोनॉमी को यहाँ पे एक डेफ़िनेटली यहाँ पे एक बूस्ट मिलता हुआ देखने को मिल जाता है इन इंडस्ट्रियल पार्क्स के माध्यम से। तो अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की, जहाँ मैं आपको बता रहा था कि कैसे बजट के अंदर बात की गई है 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप करने की, वो दरअसल में 12 नए पार्क्स इसी प्रोग्राम के अंतर्गत बन रहे हैं, दैट इज़ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सेंटर का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि नई इंडस्ट्रियल सिटीज़ को हम स्मार्ट सिटीज़ की तरह यहाँ पे डेवलप कर पाएँ, जहाँ पर नई-नई टेक्नोलॉजीज़ हों, ठीक है ना? देश भर में इस तरह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बने, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हों एंड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर और बढ़िया काम करें। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप नोटिस करोगे, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपने सुना होगा या वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपने सुना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे कॉरिडोर्स देखने को बन जाते हैं। अब सरकार अपनी जो एक एंटिटी है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, इस ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करती है, चाहे इक्विटी की फॉर्म में हो या डेट की फॉर्म में हो, ताकि यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना पाएँ, ठीक है ना? तो यही सारे कामों को देखती है, प्लस एट द सेम टाइम कोशिश ये है कि ग्रीनफ़ील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो। ग्रीनफ़ील्ड मतलब बिल्कुल ज़ीरो से यहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी होती है। प्लग एंड प्ले का मतलब कि ऑलरेडी सब कुछ रेडी है, अब बस कंपनीज़ को आना है एंड अपना डायरेक्टली काम शुरू करना है। ऐसा नहीं कि सब काम पहले देखे जा रहे हैं, नहीं। ऐसा नहीं होगा कि एक कंपनी आएगी, देखेगी पानी कहाँ से मिलेगा, बिजली कहाँ से आएगी, नहीं। वो सब चीज़ों का बंदोबस्त ऑलरेडी हो रखा है। अब उस कंपनी को बस आना है, अपना सेटअप करना है एंड डायरेक्टली काम स्टार्ट कर सकती है एंड साथ-साथ आपके आईसीटी, आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की अवेलेबिलिटी, यहाँ पे सारी चीज़ें रहती हैं। इसके साथ ही साथ ना इन इंडस्ट्रियल पार्क का एक रेटिंग सिस्टम भी होता है। रेटिंग सिस्टम का मतलब यही है कि वो कैसा, उसके अंदर कैसे-कैसे फीचर्स हैं, क्या-क्या, कितना बढ़िया कॉम्पिटिटिवनेस में काम कर रहे हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ, जैसे ये 4 पिलर्स आपको देखने को मिल जाएँगे। कैसा उसका इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी कैसी है, क्या बिज़नेस सर्विस अच्छी मिल रही है, नहीं मिल रही, या आपका वहाँ पे एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के ऊपर कितना फ़ोकस है। इसके बेसिस के ऊपर इंडस्ट्रियल पार्क्स को एक रेटिंग दी जाती है। अब रेटिंग होगा तो उससे क्या होगा, एक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, ठीक है ना? तो यही जो चीज़ें हैं, ये आपका जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, उसके कोलैबोरेशन के अंतर्गत यहाँ पे इसको बनाई गई हैं, तो एक रेडीनेस का पता लगता है, ठीक है? तो जो दरअसल में नोडल एजेंसी ना, ये यही है डीपीआईआईटी, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाती है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही एक पार्ट की तरह यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था, ताकि हम इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप कर पाएँ। तो ये बातें थी आपको इंडस्ट्रियल पार्क्स के बारे में जो डेफ़िनिटली पता होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो बनी ग्रासलैंड्स के रिगार्डिंग है। एक्चुअल में ना पिछले कई महीनों से, बल्कि पिछले 2 साल से हम लोग चीतास के बारे में डिस्कशन कर ही रहे हैं कि कैसे भारत के अंदर चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया गया। लगभग
20 चीतास लाए गए थे आपके अफ्रीका से, आपका साउथ अफ्रीका हो गया, नामीबिया हो गया, वहाँ से आपके चीतास लाए गए कहाँ पर? कूनो नेशनल पार्क के अंदर, राइट? इसमें से कुछ चीतास की डेथ हो गई, पर आज के समय टोटल 26 चीतास देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ बर्थ भी नए दिए गए हैं। तो टोटल लगभग 26 चीतास है। तो मैंने पिछले दिनों आपके साथ डिस्कस किया भी था कि कैसे अब मतलब जब मैं बात करता हूँ कूनो नेशनल पार्क की मध्य प्रदेश के अंदर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीतास हो चुके हैं, तो हम सोच रहे हैं कुछ चीतास को कुछ और जगह भेजें, ठीक है ना? तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक जगह का फाइनलाइजेशन हुआ है। उसके साथ ही साथ ना यहाँ पर गुजरात के जो बन्नी ग्रासलैंड्स है ना, वहाँ पर ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर यहाँ पे बनाया जाएगा चीतास के लिए। समझ रहे हो कि यहाँ पर हम उनको ब्रीडिंग कर पाएँ, रिसर्च वगैरह भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली अच्छी हो पाएगी। तो सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी ने ना यहाँ पे अपना फाइनल अप्रूवल दे दिया है चीता कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर का इन गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड। तो थोड़ा-सा हम एक काम करते हैं, बन्नी ग्रासलैंड्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बन्नी ग्रासलैंड्स की जब मैं बात करता हूँ, तो आपको जैसे मैं कह रहा था, ये गुजरात के अंदर आपको देखने को मिल जाएँगे, आपका सदर्न एज ऑफ रन ऑफ कच्छ। ये एक एरिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। दरअसल में ना बन्नी ग्रासलैंड अपने आप फॉर्म नहीं हुए। 1819 के अंदर एक हमें अर्थक्वेक देखने को मिला, जिसकी वजह से आप नोटिस करोगे कि जो भी आसपास जो इंडस हो गया और बाकी जो रिवर्स हैं, उन्होंने जो भी सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉज़िट किए थे, उसकी लैंड के माध्यम से जब अर्थक्वेक आया तब यहाँ पे फॉर्म होते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्लोरा की, तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पे आपको इन्वेसिव प्रोस्पेरिस जूलीफ्लोरा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपका सेल्वाडोरा स्पीशीज़ हो गया, और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे फ्लोरा देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फ़ौना की, तो यहाँ पे आपको नीलगाय, चिंकारा, ब्लैक बक ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है ना, कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस ग्रासलैंड रिजर्व को वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग चीता हैबिटेट्स की तरह यहाँ पे कंसीडर किया है। इट वाज़ आल्सो पोटेंशियल हैबिटेट फॉर इनके रीइंट्रोडक्शन के लिए। तो जैसा मैं बता ही रहा था कि आपका कूनो नेशनल पार्क हो गया, उसके बाद आपका गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, एंड सिमिलरली आपका ये वाला रीजन भी आपका रीइंट्रोडक्शन के लिए वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग चीता हैबिटेट्स देखने को मिल जाता है। 1955 के अंदर कोर्ट ने इस ग्रासलैंड को एज अ रिजर्व फॉरेस्ट की तरह यहाँ पे डेजिग्नेट किया था। 2019 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर एनजीटी ने भी ऑर्डर किया था कि हमें इसका एरिया डिमार्केट करना पड़ेगा, ताकि जो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ है ना, उनको हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर पाएँ एंड यहाँ पे इसको प्रिजर्व किया जा पाए। अब ये जो बातें थी, ये आपकी सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी ने इस तरह से अप्रूवल दिया है चीता कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर का। तो थोड़ा-सा उसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, तो दरअसल में ना आपका जो सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी है, ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी देखने को मिल जाएगी। एक्चुअल में अगर आप बात करें ना ज़ूज़ की, तो ज़ूज़ आपके रेगुलेट किए जाते हैं बाय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड आपका जो नेशनल ज़ू पॉलिसी है 1992 की। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करने के माध्यम से यहाँ पर हमने क्रिएट किया किसको? सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी को। तो ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में यही रखना है कि आपकी सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी देखने को मिल जाएगी। इसको चेयर किया जाता है हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा, एंड इसका फ़ोकस यही रहता है कि ज़ूज़ को हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ करें, उनको रेगुलेट करें, जो भी गाइडलाइंस वगैरह होनी होती है वो हो, एंड डिफरेंट-डिफरेंट जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनको अच्छे से यहाँ पे रन किया जा पाए। ये सारा काम सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी द्वारा यहाँ पे देखा जाता है। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है टाइफून गाइमी के बारे में, ठीक है ना? जैसे भी आप इसको बोलना चाहो आप देख लीजिए। तो दरअसल में इस पर्टिकुलर टाइफून की वजह से ना फ्लडिंग हुई है लो लाइंग एरियाज़ ऑफ ताइवान के अंदर। पहले मैं थोड़ा-सा आपको समझा देता हूँ। देखो एक्चुअल में ना डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पर कौन से एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो टाइफून, हरिकेन या साइक्लोन अलग-अलग नाम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ना इंडिया के आस-पास यानी कि साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन की, तो यहाँ पर इसका नाम पड़ जाता है साइक्लोन। उसी तरह से अगर लेट्स से मैं बात करता हूँ आपके नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक की, तो यहाँ पर इसका नाम आ जाता है आपका टाइफून। आप बात कर लो आपके नॉर्थ अटलांटिक की बात कर लो, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक की बात कर लो, तो यहाँ पर कुछ एरियाज़ के अंदर इसका नाम पड़ जाता है आपका क्या? हरिकेन आपका नाम देखने को मिल जाता है। ठीक बात है। एंड इवन आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर विली विलीज़ के नाम से भी इसको जाना जाता है, राइट? तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको इनके थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए कि कौन से एरिया की बात हो रही है। तो क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ताइवान वाले रीजन की, और ताइवान वाला रीजन आप जानते हो कि हमारा यहाँ पे नाम इसका पड़ जाएगा क्या? टाइफून इसका नाम यहाँ पे पड़ जाएगा। ठीक है? तो इसको सुपर टाइफून कैरिना के नाम से भी जाना जाता है। फिलीपींस के अंदर ये जो टाइफून की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक एक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है? जो कि काफ़ी ताइवान को थ्रेट पोज़ कर रहा है अभी आज के समय। अब यहाँ पे आर्टिकल्स के अंदर ना कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, जिनका टर्म्स का मीनिंग आपको जानना चाहिए। कई बार टर्म यूज़ होता है ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ट्रॉपिकल डिप्रेशन का अर्थ ये होता है कि जो वीकेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, उनको ट्रॉपिकल डिप्रेशन बोलते हैं। फिर अगर मान लो ये डिप्रेशन था, इसकी स्पीड बढ़ गई, मान लो इसकी स्पीड आ गई 39 माइल्स पर आवर तक, तो उसको हम बोल देंगे
ट्रॉपिकल स्टॉर्म। उसी तरह से अगर मैं बात करूं एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसकी मान लो मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड्स की जो स्पीड है वो 74 माइल्स पर आ रही है, उससे ज़्यादा है, फिर उसको हरिकेन, टाइफून या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पे डिक्लेयर किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ से वो ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस मूव होता है फ्रॉम ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू ट्रॉपिकल स्टॉर्म टू फाइनली बिकमिंग हरिकेन, टाइफून या फिर एक साइक्लोन। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे, इसकी लोकेशन आप ध्यान में रखिएगा। बाकी और पॉइंटर्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये सारी चीज़ें मैंने लिख भी दी है कि कौन सी टर्म कहाँ पे क्या यूज होती है, कहाँ पे हरिकेन है, कहाँ पे टाइफून है, कहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा एक टॉपिक रहेगा वो है आपका पीसी एमुलेटर के बारे में। अब ये क्या मुद्दा है, देखो कई बार ना जैसे मान लो आप लोग एप्पल का कोई प्रोडक्ट यूज करते हो, ठीक है ना, पर कई बार आपने नोटिस किया कि यार कोई ऐप वगैरह आपको यूज करनी होती है, मान लो कोई गेम वगैरह है, तो आप नोटिस करते हो यार वो गेम जो होती है वो तो एंड्रॉयड पे ही अवेलेबल है, आपकी आईओएस पे है ही नहीं वो अवेलेबल। देखा कभी आप लोगों ने? बहुत बार कई बार ना आप लोग ऐप्स भी ऐसी देखते होंगे कि यार कोई पढ़ाई वाली ऐप भी आपने देखनी होगी तो वो भी आपकी कई बार एंड्रॉयड पे होती है, आईओएस पे नहीं होती। हालाँकि पीडब्ल्यू की तो है, बट अदरवाइज़ कइयों की ऐसे देखने को कई बार मिल जाती है, राइट? तो ऐसे केस के अंदर ना हमारे पास जो एमुलेटर होता है, वो हमें मदद कर देता है। आप पूछेंगे वो कैसे? दरअसल में एमुलेटर का अर्थ यही है। एमुलेटर क्या होता है? एक तरह का कुछ हार्डवेयर भी हो सकता है या फिर आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम की तरह बिहेव करने में मदद करता है। इस पहले कंप्यूटर सिस्टम को हम होस्ट बोल देते हैं, दूसरे को बोल देते हैं गेस्ट। तो कंप्यूटिंग के अंदर एमुलेटर का अर्थ ये होता है कि वन कंप्यूटर सिस्टम विल बिहेव लाइक अनदर कंप्यूटर सिस्टम। और एमुलेटर इसी चीज़ में मदद कर देगा कि लेट्स से आपकी कोई ऐप थी, आपकी जैसे गेम वगैरह थी, वो आपके आईओएस पे तो चल नहीं रही थी, पर आपने पता क्या किया, आपने एमुलेटर के माध्यम से ये जो रीडिजाइनिंग थी, तो उसके माध्यम से क्या कर दिया कि जो भी फंक्शनैलिटीज थी वो उधर अवेलेबल ऑब्वियसली नहीं थी, तो उसको आपने इंश्योर कर दिया। ठीक है ना? तो एमुलेटर से क्या होगा, आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि विंडोज के लिए लेट से बना हुआ था, अब उसको आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी यहाँ पे आप करवा पाओगे, उसको चलवा पाओगे। ये होता है एमुलेटर का फंक्शन। तो कोई भी एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम से रन करनी हो, वीडियो गेम आपको खेलनी हो ओल्डर कंसोल से, या फिर कई बार जो टेस्टर्स होते हैं ना, जो टेस्ट करते हैं टेस्टिंग वाले, तो उनको टेस्ट करना हो किसी सॉफ्टवेयर को अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो वो भी अक्सर एमुलेटर का ही यूज करते हैं। अब कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है कि क्या एमुलेटर्स यूज करना लीगल है या नहीं है। देखो, एमुलेटर्स बहुत मददगार ज़रूर होते हैं, पर इनको लीगल है इनको यूज़ करना, पर ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर लेट्स से आप कॉपीराइटेड जो रीड ओनली मेमोरीज़ वाले होते हैं, उनको यहाँ पे शेयर करना वो अपने आप में इल्लीगल है। ठीक है? लीगल तभी है अगर यूज़र उस सॉफ्टवेयर को ओन करते हैं। पर अगर लेट्स से मान लो कोई पायरेटेड कॉपीज़ उस सॉफ्टवेयर की यूज़ कर रहा है या फिर ठीक है ना, जो उसको ओन नहीं करता, उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डाउनलोड कर रहा है, उस केस में ये इल्लीगल हो जाएगा। मेजरली आपको इस टॉपिक से ना एमुलेटर का मीनिंग समझना था कि आखिर पीसी एमुलेटर होता क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक कंप्यूटर डिवाइस को अलाउ करता है कि वो दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पे काम करे। दैट इज़ पीसी एमुलेटर। तो इसको यूज़ करते हुए आप आईओएस के ऊपर एंड्रॉयड वाली चीज़ें भी रन कर पाओगे। इस तरह की बातें यहाँ पे करी जा रही हैं। नेक्स्ट दोस्तों बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम ईएमपीएस 2024 के बारे में। दरअसल में ना ये स्कीम जो थी 2024 मार्च में लॉन्च करी गई थी 4 महीने के पीरियड के लिए। अब 4 महीने कंप्लीट होने जा रहे हैं 31 जुलाई को, तो ये स्कीम एंड हो सकती है, हो सकता है अगर यहाँ पे सरकार इसको एक्सटेंशन ना दे तो ये तभी खत्म हो जाएगी। एक्चुअल में ना मैं थोड़ा आपको ना इस स्कीम के बारे में बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हो सकता है आगे डिस्कस ना हो, बट आप एक चीज और भी नोटिस करो, जैसे ना हम लोग कई बार फेम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। फेम आपकी एक ऐसी स्कीम है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट? ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम, आपने सुनी भी होगी इसके बारे में। ये जो स्कीम थी, चाहे फेम हो गया या फिर आपकी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम हो गया, ये जो स्कीम्स है ना, ये रन करी जा रही हैं, लॉन्च करी गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। कई बार हमें लगता है यार कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होगा या कोई और मिनिस्ट्री होगी, बट नहीं, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा यहाँ ऐसी स्कीम्स रन करी जाती है, चाहे वो फेम था या आपका ईएमपीएस की बात करें। तो यहाँ पे इसके माध्यम से इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो अडॉप्शन है उसको हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं देश भर के अंदर, उसके लिए यहाँ पे स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया था विद द फंड लिमिट ऑफ 500 करोड़। तो 4 महीने का ये था, तो 500 करोड़ यहाँ पे इसकी फंड लिमिट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो अलग अलग तरह के यहाँ पे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं केवल व्हीकल्स को जिनके अंदर आपको एडवांस्ड बैटरीज देखने को मिल जाती है। तो आप नोटिस करोगे ईवीज को मैन्युफैक्चर करना एंड रजिस्टर करना बस उसी के लिए जहां पर आपका वैलिड सर्टिफिकेट होता है ईएमपीएस 2024 का। बाकी ये जो पर्टिकुलर स्कीम थी यहाँ पर आपका टू व्हीलर्स हो गया एंड साथ ही साथ आपके जो थ्री व्हीलर्स है ना, वो दोनों ही यहाँ पे इन पर्टिकुलर ईवी कैटेगरीज के अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं।
तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चल लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने 2 क्वेश्चंस है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, जिनका आंसर आप मुझे बताओगे। पहला क्वेश्चन ये हो गया एंड दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने देखने को मिल जाएगा। कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, एक तो मैंने आपसे पूछा था स्टेरिलाइजेशन के बारे में। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना स्टेरिलाइजेशन की, दरअसल में यहाँ बात हो रही है किसकी? स्टेरिलाइजेशन के अंदर आपकी ओपन मार्केट ऑपरेशंस की ही बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि लेट्स से मान लो बहुत ज़्यादा कैपिटल का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस करे जाते हैं। बेसिकली एक स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दूसरा मैंने आपसे सवाल पूछा था, इनमें से कौन सी चीजें आपकी कैपिटल मार्केट के अंदर इंक्लूडेड है? देखो, जब भी हम बात करते हैं ना फाइनेंशियल मार्केट्स की, तो आप जानते होंगे फाइनेंशियल मार्केट्स को आप डिवाइड कर सकते हो इनटू कैपिटल मार्केट एंड आपका मनी मार्केट। जो मैं बात करता हूँ मनी मार्केट की, यहाँ पर आपकी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की बात होती है। कैपिटल मार्केट के अंदर आपकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की अक्सर हमें बात देखने को मिल जाती है। दोस्तों, मनी मार्केट के अंदर आपका जैसे आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, आपका कमर्शियल पेपर्स हो गया, ठीक है, आपके ट्रेजरी बिल्स हो गया, ये सब आपके मनी मार्केट के अंदर आ जाते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड आपके कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, जहाँ पे सेबी आपका मेजर रोल प्ले करता है, तो वहां पर आपका बॉन्ड मार्केट हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, आपका स्टॉक मार्केट हो गया, तो वो आ जाता है। तो दरअसल में आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 जो है ना, वो कैपिटल मार्केट का पार्ट है। पर कॉल मनी मार्केट, ये देखो, ये तो नाम में ही मनी मार्केट है, तो मनी मार्केट का पार्ट रहेगा। और ट्रेजरी बिल जो टी बिल होते हैं, ये भी आपका मनी मार्केट का पार्ट होते हैं। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 आर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म के अंदर, इनका आंसर आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट्स के अंदर। कल मैंने जो होमवर्क दिया था उसका आंसर मैं बात करूं, तो देखो सल्फर की बात करें तो सल्फर को डेफिनेटली आप इन सब पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। महाबोधि टेम्पल एट बोध गया, बिल्कुल आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो ये आपका गोदावरी रिवर के ऊपर देखने को मिल जाएगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अटल इनोवेशन मिशन आपका नीति आयोग के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।